हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। सेम इसी तरह 2024 में आपके हिंदी का पेपर आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, और एक ऐसे पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और एक वायरल पेपर है। अगर इस पेपर को आप लोग सॉल्व करके जाते हैं तो समझ लीजिए हिंदी में आपको 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्लास 12 हिंदी वायरल पेपर ऐसे आएगा 2024 में हिंदी का पेपर। तो अगर आपको भी 98 99 हिंदी में लेकर आना है तो पूरे हिंदी के पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। पूरा पेपर सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। आप लोग देख लीजिए, कॉपी मैंने पूरा यहां पे ले रखा है, ठीक है। कॉपी राइटिंग आप लोग देख सकते हैं। इस पूरे पेपर को मैंने सॉल्व करके रखा है। जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है उसी तरह मैंने पूरा यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। इस तरह से अगर आप लोग कॉपी लिख कर आओगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। पूरी कॉपी हम आपको लिखना सिखाएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं इंग्लिश और भी बाकी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये करेंगे तो मैं आपके लिए इंग्लिश का भी पूरा सॉल्यूशन और अदर सब्जेक्ट का भी लेकर आऊंगा। तो देखिए, क्लास 12 हिंदी समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पेपर तो मैं आपको हिंदी का समझा रहा हूं, पूरा पेपर सॉल्यूशन, लेकिन ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर लिखने होते हैं। कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पेपर देखिए, नोट आपके पास प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से आप 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़िए। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। क्लास 12 हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। खंड का 50 नंबर का, खंड खा भी 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे तो मिलेगा नहीं, पूरा पेपर हमें सॉल्व करना होगा। कैसे कॉपी में लिखेंगे, कैसे इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप पेपर तो बताते हैं, पेपर का सॉल्यूशन कौन देगा? तो हम देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको कॉपी मिलेगी, अपना रोल नंबर, अपना सारा डिटेल भर लीजिएगा। भरना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता हो भैया तो सर्च कर लीजिए, मैंने बता दिया है। क्लास 12 हिंदी या क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा कॉपी भरना भी सिखाया है। इसमें तो मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जब हमें सॉल्व करना है तो यहां पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले हम टिक कर देता हूं मैं, फिर इसको कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? बताइए। सिंपल सा है, संपूर्णानंद जी हैं। 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। लिख दीजिए, कैसे लिखना है चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए यहां पर इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है खंड का, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, 1 हमने डाल दिया। देखिए, का सेकंड सही है संपूर्णानंद, तो हमने का सेकंड वाला लिख दिया संपूर्णानंद। क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर ऐसे लिख देना है। ऐसे कॉपी लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। ये लाइनिंग आप कर दीजिएगा, एक ही तरफ लाइनिंग रखिएगा, दोनों तरफ मत कीजिएगा, ठीक है। बच्चे ने गलती की है थोड़ा सा। खा देखिए, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना इसमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कौन सा सही है? ये आपका प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। तो खा का कौन सा सही है? दूसरा। तो खा का भी दूसरा सही है, प्रेम सागर। ऐसे लिखोगे सुंदर राइटिंग में, एग्जामिनर ऐसे करेगा, 1 नंबर और सारा नंबर आपको देगा। गा देखिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी, चौथा सही है। तो गा का चौथा यशपाल, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे पेपर अगर सॉल्व करके आओगे फुल में फुल मार्क्स पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं इसको ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा जैसे आपको कॉपी में लिखना है। आपके पास तो सुविधाएं हैं, ठीक है। पहले जो लोग पढ़ते थे उनके पास फोन नहीं होता था कि पहले वो इसको जान सके कैसे लिखना है। वो जब एग्जाम हॉल में जाते थे, एग्जामिनर से पूछते थे, जो कक्ष निरीक्षक होता था, तब वो कॉपी लिख पाते थे। आपके पास सुविधा है, आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। घा देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो भैया घा का फर्स्ट सही है, विष्णु प्रभाकर। अंगा देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हमारे में चैप्टर भी है, तो अंगा का चौथा सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे आपका 5 नंबर जो हिंदी गद्य साहित्य का है वो एग्जामिनर ऐसे 5 नंबर दे देगा एकदम इजिली।
लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा ये भी बहुविकल्पीय होगा, हिंदी पद्य साहित्य के 5 नंबर का ये भी आता है, 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है हमारे बोर्ड में। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है कामायनी किस युग की रचना है? बताइए, कामायनी किस युग की रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना और वो छायावादी युग के थे, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले 2 डालेंगे क्योंकि हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, फिर का लिखेंगे, का दूसरा सही है, छायावादी युग, तो सेकंड ऑप्शन सही। देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इसमें से कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी युग का है? तो वो है हमारे देखिए खा वाला, निम्न में से कौन से कवि प्रगतिवादी युग के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, चौथा सही है, खा का चौथा रामधारी सिंह दिनकर। समझ में आ रहा है? गा का देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक में ता और आया, 43 में भी ता और आता है, तो 1943 इसका सही है। ये ट्रिक याद रखिएगा। तो गा का आपका दूसरा सही है। ठीक है, इसके बाद में घा देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना जो द्विवेदी युग की नहीं है? देखिए कामायनी, ये छायावादी युग की है, तो द्विवेदी युग की कैसे हो सकती है? तो चौथा सही है, देखिए चौथा कामायनी। ठीक है, अंगा नंबर देखिए, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भक्त शाखा से। तो देखिए अंगा का चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस लिखने हैं जो सही होता है। 5 नंबर ये भी, यानी कि टोटल अगर देखा जाए बहुविकल्पीय प्रश्नों का तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं गद्यांश को, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 3 जो है ये गद्यांश है, 10 नंबर का आता है। इसमें देखिए ये गद्यांश दिया गया, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया। ऐसे आपको गद्यांश दिया गया यहां से यहां तक। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर। मान लीजिए ये गद्यांश नहीं पता है तो अथवा लगा है, ये वाला आप कर सकते हैं, अशोक का फूल, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपको पता है वो आप कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए हमें ये वाला पता है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, क्योंकि इसको हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, हमें पता है, हम इसी को करेंगे। ठीक है, ये वाला पता है तो आप इसको कीजिए, बट करने का तरीका क्या है? पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसे डालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग धरती माता लिखकर डॉट डॉट करके इसका लास्ट वर्ड जो है देखिए आवश्यक है, इसको लिख देंगे। इसको मैंने क्यों लिखा? देखिए 2 गद्यांश आपको दिए गए थे, ये और ये। एग्जामिनर कैसे पहचानेगा आपने कौन सा किया है? तो डॉट डॉट करके लिख दोगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने यही वाला किया है, क्योंकि क्वेश्चन तो उतारना नहीं होता। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब ये किस पार्ट से, इसके लेखक कौन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट संदर्भ। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज कीजिएगा, बाकी कलर्स मत यूज कीजिएगा। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति की अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस इतना लिखना होता है हमें संदर्भ में, मतलब संदर्भ में हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। दूसरा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो देखिए इसमें सब कुछ लिखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। क्वेश्चन का आंसर हमारे गद्यांश में ही है। अब फिर भी आप हिंदी में अच्छा नंबर ना ला पाए तो गलती आपकी है। हिंदी के इतना इजी सब्जेक्ट 12th में कुछ भी नहीं है। आगे की मैं गारंटी नहीं लेता भाई, आगे हिंदी भी हार्ड है, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा। बट अगर आप लोग चाहें तो कुछ भी हार्ड नहीं है। दूसरे का आंसर ऐसे लिखेंगे 2, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां यानी कि वस्तुएं भरी पड़ी हैं। देखिए धरती से ही बहुत सारी चीजें निकलती हैं, खनिज निकलता है, तेल निकलता है, लोहा, बाकी सारी चीजें सब वहीं से निकलती हैं। तो धरती माता की कोख में बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जिसके नीचे रेखाएं हैं यहां से लेकर यहां तक, इतने का व्याख्या करना है अपने शब्दों में। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, इतने का व्याख्या करना है अपनी भाषा में। कोई जरूरी नहीं आप बुक से याद करके जाएं तभी लिखें, अपनी भाषा में अपने तरीके से आप लिखेंगे, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, कोई नहीं काट सकता, ठीक है, समझ में आया? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, रेखांकित अंश की व्याख्या हम 3rd लिखकर ऐसे हेडिंग डालेंगे और अपनी भाषा में लिखेंगे। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां यानी कि रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा यानी कि वसुओं रत्नों को धारण करने वाली भी है। बस हो गया, 2 नंबर ये भी कंप्लीट।
फिर है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो देखिए लिखा है लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। आंसर इसी में है, तो लिखेंगे पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। बस हो गया, ठीक है। चौथा देखिए, पांचवा, भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए लिखा है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो लिखेंगे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना चाहिए। तो 5 वाले का आंसर हो गया। तो भैया पांचों का आंसर हमने दिया, ये 10 नंबर ले जाइए मुफ्त में, ठीक है। ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करा के भी बता रहा हूं और मॉडल पेपर भी सॉल्व करा रहा हूं, दोनों काम एक साथ, एक तीर से दो निशाना। मॉडल पेपर भी आपका सॉल्व हो गया और आपका कॉपी कैसे लिखते हैं वो भी टॉपिक क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पद्यांश। देखिए जैसे गद्यांश वैसे पद्यांश, भाई गद्यांश है गद्य से, पद्यांश रहेगा पद्य से। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पथ समान ही पुत्र स्वयं भी हूं, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो पाओ, यदि उसमें सार उसे सब चुन लो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। किस चैप्टर से है ये, किस चैप्टर से है, कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है, कैकेयी जी अपना पश्चाताप कर रही हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको पद्यांश दिया गया, इसी के नीचे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 1 2 3 4 एंड ये वाला रहेगा 5। इसी के बाद अथवा लगाकर दूसरा पद्यांश भी दिया जाएगा। जैसे गद्यांश में 2 थे, 1 करना था। इसमें देखिए लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुक्की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललाना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। किस चैप्टर से, पवन दूतिका से है। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, और हम इसी को सॉल्व करेंगे। दोनों में से एक हमें करना है, जो मुझे पता है मैं वही करूंगा भाई, जो आपको पता होगा आप वही करिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसके नीचे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं, होठों की ओर कमल मुख में कौन सा अलंकार है, और जलद और किसक ललाना का अर्थ बताइए। तो भैया हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हम प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे, क्योंकि ये चौथा क्वेश्चन हमारा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाला, फिर हम कर रहे हैं लज्जाशील वाला, ये वाला हम पद्यांश कर रहे हैं। तो लज्जाशील डॉट डॉट करके भूतांगना को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए लिख देते हैं भाई, पता है हमें किस चैप्टर से है तो लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये पवन दूतिका चैप्टर का है, इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इतने का आपको व्याख्या करना है, जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो लिख देते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई पड़े तो उसे गोद लेकर अर्थात उसके चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे, ठीक है। यानी कि जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं कि आप जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे आपको तो इतने तेजी से मत बहना। पवन कौन है, वायु है, ठीक है, ताकि उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो जाएं। और अगर वो थोड़ी सी भी थकी हो, धूप से परेशान हो, तो आप थोड़ा सा उसको उसके चारों ओर से उसे घेर कर उसकी थकान मिटा देना। मतलब हवा की तरह चलने लगना। भाई हवा चले अगर गर्मी में तो थोड़ा ठंडक आती है, ठीक है, वही बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। 4 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, संदर्भ व्याख्या। तीसरा है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। अभी तो मैंने बताया, चलिए लिखते हैं उसको। तो देखिए थर्ड वाला ऐसे लिखेंगे, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि अगर कहीं वो दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत करना। मतलब इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो जाएं, और उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना। भाई उसका भला चाहती है। चौथा देखिए, होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया है, ठीक है। 5वां देखिए, जलद और कृषक ललाना का अर्थ बताइए। जलद का मतलब होता है बादल, और कृषक ललाना का अर्थ होता है किसान की स्त्री अगर तुम्हें कोई दिखाई दे। कृषक ललाना जो कहीं दृष्टि आवे है, अभी था नहीं, तो ये आपका 5वां हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 5 क्वेश्चन का हम आंसर देंगे और एग्जामिनर से 10 नंबर लेंगे, ठीक है। हो गया ये हमारा। अब है साहित्यिक परिचय, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन परिचय। देखिए
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में लगभग लिखना है। 5 नंबर का आता है, 3 ऑप्शन रहेगा। 3 लेखक रहेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव अग्रवाल। मतलब 3 रहेंगे, जरूरी नहीं कि यही 3 रहे। हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम की जगह कोई दूसरा आ जाए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आ जाए, हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा। इंपॉर्टेंट जीवन परिचय पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं डीपली। सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। तो इस पे जीवन परिचय हमें लिखना है। कैसे लिखोगे? साहित्यिक परिचय हमें मेनली लिखना होता है। चलिए देखते हैं वो भी। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना कि आप किस लेखक पर जीवन परिचय लिखना चाहते हैं। साहित्यिक परिचय हम लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है। हम कौन सा लिख रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 था, हमने फर्स्ट लिख रहे हैं हम, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख देंगे ऐसे। जीवन परिचय, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहले छोटा सा हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, भले ही आपसे साहित्यिक परिचय पूछा गया हो। देखिए आप पहले साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर लिख सकते हैं और कृतियां, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छोटा सा जीवन परिचय लिख देंगे, उनका जन्म और उनकी मृत्यु, फिर साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि मेन साहित्यिक परिचय ही होता है। और अगर आप चाहें तो केवल साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। 18 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, ये महान पुत्र पंचत्व में लीन हो गया। मतलब 18 मई सन 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान, इनके माता पिता हैं तो उनका नाम, और इनकी मृत्यु, इतना छोटा सा लिख दीजिएगा। मेन तो हमारा भैया साहित्यिक परिचय है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखते हैं कि साहित्य में इनका परिचय कैसा है। ठीक है, कैसा परचम इन्होंने लहराया। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी, मतलब इसमें आपको इनका स्थान कैसा है, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये सब आप साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, बेटर तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की, कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रहे। फिर इनकी कृतियां डालिए हेडिंग, चाहे रचनाएं डालिए, दोनों सेम है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह, निबंध में इन्होंने अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इन सब निबंध की रचना की है। देखिए व्हाइटनर का यूज आप मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं कॉपी लिखकर इसमें बता दिया मैंने, लेकिन आपको व्हाइटनर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। गलती हो जाए हल्का सा कट कर दीजिए। कट करने का तरीका भी मैंने बताया है, कोई भी वर्ड है उसको थोड़ा सा कट कीजिए, ऐसा नहीं कि गोद दिए। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो निबंध में इन्होंने इतनी सारी रचनाएं की। अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे जैसे निबंध संग्रह, आलोचना, साहित्य, इतिहास, तो ज्यादा बेटर ये दिखेगा। ठीक है, अशोक के फूल तो हमारे चैप्टर में ही है। आलोचना साहित्य में इन्होंने सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इन सारी रचनाओं को लिखा। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इन सारी रचनाओं को लिखा। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नमा और अनामदास का पोथा, इतनी सारी उपन्यास इन्होंने लिखे। इनकी रचनाएं हैं ये सब। ठीक है, इतनी सारी रचनाएं हैं। थोड़ी रचना और है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। संपादन में इन्होंने नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाएं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, इतनी सारी रचनाएं इन्होंने की है। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना है, इससे ज्यादा बहुत ना हो और इससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये समझ रहिए। तो ये था हमारा लेखक का साहित्यिक परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, लेखक का साहित्यिक परिचय मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारे कवि आएंगे। कवि का साहित्यिक परिचय, देखिए जैसे आपने लेखक का लिखा है ऐसे ही कवि को लिखना है। आई होप कि इतना पेपर सॉल्व कराने के बाद आपको ये तो पता चल चुका होगा कि कैसे कॉपी लिखनी होती है एग्जाम में, कैसे हेडिंग डालना होता है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, अब मैं पेपर जो आगे का है उसको मैं पेपर के अकॉर्डिंग सॉल्व कराते हुए चलूंगा। ठीक है, कॉपी में मैं नहीं बताऊंगा, और कॉपी में पूरा सॉल्यूशन भी आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, 50% तो मैंने सॉल्व करा ही दिया इस वीडियो में। तो देखिए खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का रहेगा। मतलब भैया लेखक आए तो कवि भी आएंगे। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, कैसे लिखना है साहित्यिक परिचय अभी मैंने बता दिया है, कुछ अलग नहीं करना है आपको। ठीक है, वैसे ही लिखना है। समझ में आया? 6 नंबर है, बहादुर अथवा पंचलाइन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा
शब्द सीमा 80 रहेगा, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मतलब चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की का सारांश लिखें, तीनों में से एक ही लिखना है। ठीक है, कितना इजी हो जाता है पेपर आप खुद समझ सकते हैं। 3 ऑप्शन है, 3 में से एक लिखना है, 5 नंबर आपका मुफ्त में है। फिर खंड काव्य पर आते हैं भाई। खंड काव्य जो है आपके जिले में, आपके जिले वाइज होता है। जैसे देखिए, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक शब्द के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 नंबर। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चित्रण कीजिए। ठीक है, आप में क्या है, देखिए किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में मुक्ति यज्ञ होगा, किसी में त्यागपति होगा। जैसे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे है त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, जानते हैं लिखिए, नहीं तो अथवा लगा है। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, मतलब दोनों में से एक ही करना है, चाहे मुक्ति यज्ञ हो चाहे रश्मि रथी हो, सब में अथवा लगा हुआ है। तो अथवा जो लगा है उसी में से एक ही करना है, ध्यान रखिएगा। आलोक वृत्त हो या सत्य की जीत हो, देखिए पूरे हिंदी में सिर्फ यही एक टॉपिक होता है जो आपके जिला वाइज डिवाइड होता है। कुछ जिले को एक ग्रुप में रखा गया है, कुछ जिले को अलग ग्रुप में रखा गया। आप किस जिले से हैं और कौन सा खंड काव्य आपके हिंदी के पेपर में है, कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता तो अपने सर जी से हिंदी वाले पूछ लीजिए। ठीक है, या आप मॉडल जो आपका सिलेबस हुआ था, जारी किया गया था, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा कौन से जिले में क्या है, वो आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो खंड का हमारा 50 नंबर का पेपर समाप्त होता है, यहीं पर खेल खत्म। ठीक है, अब खंड खा पे आते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक ये है महामना मालवीय और एक ये है। ठीक है, दोनों में से कोई एक गद्यांश करना है, अथवा लगा है, ये ध्यान करके चलिएगा। तो ये महामना मालवीय चैप्टर का आपको इसका संदर्भ लिखना है। भाई इसमें लेखक तो होते नहीं है, पाठ होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, बस हो गया। ठीक है, ये आपको करना है, किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं पहले बता चुका हूं, संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। खा देखिए, अब ये संस्कृत गद्यांश आया तो पद्यांश भी रहेगा। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। नामे रोचते भद्रम व उलुष्के विशेषणम आक्रोधस्य मुखम पश्य कथ्वम कुद्धो भविष्यति। ठीक है, ये आपका है, अथवा लगा है। परोक्षकार हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जाते दृसमित्र विस्कुम्भम पयोमुखम। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। मैंने बताया था एक चैप्टर है आपके हिंदी संस्कृत में सुभाषित रत्नानी, उसी चैप्टर से श्लोक आता है, उस चैप्टर को पढ़ लिया तो 7 नंबर क्लियर। बाकी 2-3 चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक है, उसको तो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन चैप्टर सुभाषित रत्नानी है, लेकिन जो 2-3 चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक दिया गया, जैसे ये जो है चैप्टर, जो जिस चैप्टर से ये श्लोक दिया गया है वो एक ही श्लोक इसमें है केवल, तो उसको पढ़ लीजिएगा। क्या है 7 नंबर, ये एकदम हलवा होता है। ठीक है, एकदम हाथ में। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे हम लोकोक्तियां हैं, निम्नलिखित किसी एक का, देखिए 2 नंबर का है, 3 ऑप्शन है, 3 नहीं 4 ऑप्शन। देखिए नमक मिर्च लगाना, 4 ऑप्शन है, किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। जैसे देखिए तलवार की धार पर चलना, इसका मतलब होता है खतरनाक कार्य करना। देखिए हमारे जो जवान हैं वो तलवार की धार पर हमेशा चलते हैं, वो हमेशा मतलब रिस्क के लिए तैयार रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। टका सा जवाब देना यानी कि साफ इनकार कर देना। दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, चौथा है नमक मिर्च लगाना यानी कि नमक मिर्च लगाना। ठीक है, दाल में काला होना इसका मतलब कुछ गड़बड़ होना। जैसे है भैया महेश इस समय बहुत गली गली घूम रहे हो, कुछ दाल में काला है। ठीक है, महेश होगा कोई भाई, टेंशन वो मतलब प्रॉब्लम मत लीजिएगा। ठीक है, मैंने मजाक किया है। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, वाक्य प्रयोग आप करिए, क्वेश्चन आपका वाक्य में आ जाए, बस यही सही है। ठीक है, समझ में आया। 10 नंबर आया है नया जो टॉपिक, आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया गया यहां से यहां तक, इसको पढ़ो खूब ध्यान से पढ़िए। फिर 15 नंबर किस लिए दिया जाता है, बैठकर बातें करने के लिए या इधर उधर ताक झाक करने के लिए नहीं, वो आपको पढ़ने के लिए ही पेपर दिया जाता है। ये आपको एक गद्यांश 5 नंबर का ये आता है। ठीक है, देखिए ये गद्यांश दे दिया गया, इसको पढ़ो। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इसी गद्यांश में उसका आंसर मिलेगा और इन तीनों का आंसर दो। ये 5 नंबर ले जाओ बिल्कुल फ्री। ठीक है, समझ में आया। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा गद्यांश दिया गया है यहां से यहां तक, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। 2 गद्यांश हैं आपठित, दोनों में से किसी एक को करना, नहीं कर सकते, कर सकते, यू कैन डू इट, कुछ ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द युग्म, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यसन, इसका मतलब क्या होता है, वसन का मतलब होता है वस्त्र, व्यसन का मतलब आदत। ये सी वाला ऑप्शन सही है, 1 नंबर कंप्लीट।
अंबुज अंबुद, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, मतलब सही अर्थ आपको चूज करना होता है, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। देखिए इसका मतलब होता है कमल और बादल, अंबुज का मतलब होता है कमल, अंबुद का मतलब बादल। खा देखिए निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, 2 नंबर। अंबर, पट, विधि, नाग, इनका कोई एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, मतलब चारों में से किसी एक के दो अर्थ लिखो। जैसे देखिए अंबर, अंबर को और किन नामों से जानते हैं, वस्त्र, आदत। पट, पट को हम जानते हैं वस्त्र, घूंघट, चतुर। विधि, विधि को हम कानून, तरीका भी बोलते हैं, ठीक है। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, विधि का मतलब तरीका भी होता है। चौथा नाग, नाग को हम हाथी और सांप भी बोलते हैं, मतलब चारों में से किसी एक का आपको लिखना है, ठीक है। गा देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु बोलते हैं। बस यही लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालकर दूसरे का सी सही है, ऐसे लिख देना है, काम खत्म। घा देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, कर दीजिए शुद्ध। देखो तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें गलती क्या है, गलती यही है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम के साथ हो लगता है नहीं, ठीक है। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, गलत है। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों की जगह पर सिर्फ अनेक कर दीजिए। तीसरा, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, गलत है। कवित्री गलत लिखा है, कवित्री इस प्रकार से रहता है, ठीक है, ये सही है। बस इतनी सी गलतियां हैं, 2 नंबर आपका कंप्लीट है। चौथा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, गलत है। कृपया और कृपा दोनों नहीं लिखेंगे, इस कृपया को हटा देंगे, अनुमोदन करने की कृपा करें, बस हो गया। यही करना होता है। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप पढ़कर ही समझ जाएंगे क्या गलती है इसमें। फिर रस छंद अलंकार आता है 12 नंबर पर, देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। मतलब वीर रस या हास्य रस, किसी एक का परिभाषा लिखकर उदाहरण देना है, 2 नंबर कंप्लीट। खा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर कंप्लीट। मतलब श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा किसी एक का परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखो। गा है दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। मतलब दोहा या सोरठा का आप परिभाषा और उदाहरण लिख दो, मात्रा गिनना बता दो, बस हो गया काम, 6 नंबर। ये जो रस छंद अलंकार है 6 नंबर आपका आपके हाथ में है। बस आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, तीनों टॉपिक को मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, जाकर देख लो। 20 से 22 मिनट का वीडियो, ये 6 नंबर क्लियर। अगर आपका 10 से 20 मिनट का वीडियो देखने से 6 नंबर क्लियर हो जाए, यानी कि 1% इंक्रीज हो जाए, तो कितनी बड़ी बात है। सारी कमियां आपकी ही होती हैं, ना तो आपका कोई एग्जाम देने आएगा, केवल बस बोलेंगे लोग ऐसी करो, ये तैयारी करो, वो करो, सब आपके ऊपर है। क्या कर रहे हो आपके ऊपर है, ठीक है। समझ में आया। मैं कहता रहता हूं, चाहो तो इसी समय को सोना बना दो और चाहे तो इसी को सोने में गुजार दो, आपके ऊपर है। फिर पत्र लेखन आता है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का रहेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का। दोनों में से एक ही लिखना है, नहीं लिख सकते। पत्र कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर सर्च करो, आ जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया है। शुभम लेक्चरर पीछे लगा दो, कोई भी टॉपिक सर्च करो, आपके सामने हाजिर है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर आप बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार का मतलब है नहीं पढ़ रहे हैं, तो बेकार है आपका पढ़ना, ठीक है। जीना बेकार है, क्योंकि 12th बार बार नहीं आएगा और ना ही आपको बार बार पास होने का मौका मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर। 5 टॉपिक रहेंगे। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, 9 नंबर। मतलब 5 टॉपिक हैं, 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है, नहीं लिख सकते। इंपॉर्टेंट निबंध पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, कितनी बार मैं बताऊं, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर कंप्लीट रहता है। बस आप लोग हेडिंग अच्छे पे डालिएगा। जब भी निबंध लिखो, खूब अच्छा हेडिंग, खूब अच्छे से लिखो। हेडिंग डाल दिया, उससे रिलेटेड कुछ लिख लिया, आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मुझे पूरा आंसर ना याद हो, पूरा कौन याद करके जाता है, अपनी तरफ से लिखना होता है, ठीक है। हर एक चीज पूरा आप नहीं याद कर सकते, क्या पता कर भी लें और जाएं बाद में भूल जाएं। तो आप लोग अच्छे से लिखना सीखिए, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 12 हिंदी का पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही आएगा, आपको 100 में 98 लाना है, तो इसको सॉल्व करके जाइएगा। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।